नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जतिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कुछ फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा फैक्ट है वो है करंट। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, करंट के बारे में। जो हमारे जैसे कोई भी लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो वो सारा किससे चलता है, वो सारा किससे रन हो रहा है, वो हो रहा है करंट से। जो करंट है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है फिजिक्स की फॉर्म में, तो आइए बात करते हैं। I = Q/T, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही किसको बताता है, करंट को बताता है। तो इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज/टाइम। और सही फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। और जो करंट है, करंट की जो SI यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पीयर। तो करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज/टाइम, यानी कि फॉर्मूला होता है I = Q/T। और जो SI यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पीयर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो नाम है वो है चार्ज। दूसरा जो पॉइंट है वो है चार्ज। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया I = Q/T। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसी से ही हम चार्ज की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे, इस T को आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q = I × T। मैंने कुछ इस प्रकार कर दिया। तो कितने टाइम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये कह लीजिए कितना करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम में। तो अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, आपका चार्ज निकल के आ जाता है। ओके, तो उसके बाद Q = I × T, ये आपके किसको बताता है, चार्ज को बताता है। और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है कूलम्ब। चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। तो इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है करंट का प्रोडक्ट इनटू टाइम का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के क्या बनता है, चार्ज क्रिएट होता है या चार्ज को डेवलप किया जाता है। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का सीधा सा मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो आइए इसमें लिखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V को किससे पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, V से, और करंट को किससे डिनोट किया जाता है, I से। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो इसकी जगह क्या लग जाता है, इसकी जगह लग जाता है R, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इस R को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में हमें रेजिस्टेंस मिलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में R बोला जाता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। और इनका जो ग्राफ होता है V और I का, वो एकदम स्ट्रेट होता है, यानी कि जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि करंट जितना बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपका कह लीजिए कि दो चीजों पे ज्यादा डिपेंड करता है। पहला तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, या दूसरा कह लीजिए लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस आपका होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जैसे आपने ओम्स ला के अगर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। ऐसे जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, रेजिस्टिविटी मिलेगी। आइए स्टार्ट हटाते हैं इसको। आर को हम जैसे हटाएंगे हमें कुछ ऐसे रो के रूप में रेजिस्टिविटी मिलेगी कुछ इस प्रकार से। जब ये जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टेंस है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है ओम। जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओम। तो समझ आ गया होगा आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, और जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो आपको रो मिलता है, यानी कि रो एक कांस्टेंट का काम करता है। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे और रो जैसे ही आएगा तो किसको दर्शाएगा, किसको शो करेगा, ये रेजिस्टिविटी को शो करता है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है रेजिस्टिविटी। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है आपका उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो कंडक्टेंस हमेशा ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हमेशा इसका क्या होगा, एक रेसिप्रोकल होगा, उसका हमेशा उल्टा होगा। तो यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो कंडक्टेंस होता है और जो रेजिस्टेंस होता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे चलते हैं रेजिस्टिविटी की तरफ। रेजिस्टिविटी आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो ये किसको शो कर रहा है, ये रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक, अब हमें रेजिस्टिविटी से क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है, इस A को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए R के साथ, और इस L को कहां ले आइए, R के नीचे। फॉर्मूला बनाते हैं, R A अपॉन L। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। और जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो इसमें एक प्रकार से क्या कह सकते हो आप, कांस्टेंट का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, रेजिस्टेंस को जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो और डिवाइड में जब आपकी लेंथ हो जाती है, तो यही फॉर्मूला आपका किसको डिफाइन करता है, ये रेजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। और जो रेजिस्टिविटी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी ओम।
मीटर। ये रेजिस्टिविटी की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक। और मैंने जैसे आपको बताया रेजिस्टेंस में जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। ये कह लीजिए कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक। तो रेजिस्टिविटी मैंने बताया आपको, फॉर्मूला बताया मैंने, और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन बताया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और मैंने आपको रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बताया जो कि होती है ओम मीटर। आइए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस रूप में जुड़ा हुआ होता है, तो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और यहाँ पे आ गया RE, ठीक। और जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो आगे ऐसे। तो जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा उसमें तो सिंपल ही रहेगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ये एक सीरीज चलती रहेगी। और जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें R1 का जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि R1 ऊपर से उठ के कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट 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 और सो ऑन ऐसे चलती जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है, और उसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। पता चल गया आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है, और जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें कैसे जुड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कह लीजिए पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, यानी कि करंट को नापने का काम किसका होता है, अमीटर का होता है। ऐसे जो वोल्टमीटर होता है उसका काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और ये हमेशा किसमें जुड़ा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वो जुड़ा होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो जो हमारा मीटर होता है वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होता है, और वो किसको मेजर करता है, वो करंट को मेजर करता है। और जो वोल्टमीटर होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और वो हमेशा किसमें जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू I R। V किसको बता रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा, I किसको बता रहा? करंट को बता रहा, और R किसको बता रहा? रेजिस्टेंस को बता रहा। अब आपका जो ये फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले और बना सकता है। कहने का मतलब है आप इस फॉर्मूले से करंट को भी डिफाइन कर सकते हो और रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले तो हमने किसको डिफाइन कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर दिया। कैसे किया? रेजिस्टेंस और जो करंट है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद इस I को आप नीचे लेके आइए, R इक्वल टू V अपॉन में I। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसको डिफाइन करेगा? ये किसको परिभाषित करेगा? ये करेगा रेजिस्टेंस। यानी कि V अपॉन में I क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके इस तरह लग रहा है। उसके बाद अगला जो है I इज इक्वल टू V अपॉन में R। ये तीसरा फॉर्मूला बन चुका है इससे, और ये किसको डिफाइन करेगा? ये करंट को डिफाइन करेगा। ये करंट को डिफाइन करेगा। तो करंट की मैंने एक बार बताई थी आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, ये भी था, और ये भी I इज इक्वल टू V अपॉन में R। दोनों ही सही डेफिनेशन है करंट की। इसकी टर्म में बोलोगे तो ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में आ जाएगा। इसकी बात करोगे तो वो चार्ज और टाइम की फॉर्म में आ जाएगा। बात करें इसकी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? करंट के। यानी कि करंट को करंट का जब फ्लो होता है, जो करंट दौड़ता है किसी भी सर्किट में या किसी भी तार में, जब करंट फ्लो करता है तो उसको जाने से कौन रोकता है? उसके फ्लो को कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। यानी कि एक रुकावट का काम करता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि फिजिक्स के अंदर बहुत बार बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं।